नमस्कार दोस्तों आइए आज नया टॉपिक डिस्कस करते हैं। पॉलिटिकल साइंस का तीसरा लेक्चर है हमारा CUET जीके प्रोग्राम के अंडर, और जिस टॉपिक की हेडिंग है प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल को हिंदी में कहते हैं प्रस्तावना। मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका बेसिकली उसका सारांश क्या है। आप उसे अगर कुछ एक पंक्तियों के अंदर इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन की अगर आप एक रेफरेंस बनाए, अगर एक समरी बनाए, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा नजर आएगा, इसके बारे में आज का हम जो लेक्चर है वो डेडिकेट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि प्रियम्बल आखिर क्या मतलब है प्रियम्बल का, और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में वो क्या क्या चीजें बताता है। यानी कि बेसिकली हम कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा को समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रियम्बल जो है प्रस्तावना, उसका इंट्रोडक्शन ये है कि ये इट सर्व्स एज द इंट्रोडक्शन एंड एसेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस हमारे को प्रियम्बल से पता लगता है। इट आउटलाइंस इट्स फंडामेंटल वैल्यूज। फंडामेंटल वैल्यूज क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, ऑब्जेक्टिव्स क्या है और गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, वो सब हमें प्रियम्बल बताता है। स्पिरिट एंड फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और साथ के साथ समरी ऑफ द पर्पस एंड गोल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या एक्वायर करना चाहता है, क्या उसकी मंशा है। अगर हम टेक्स्ट की बात करें तो ये जो टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ वी से शुरू होकर कॉन्स्टिट्यूशन तक, आप वीडियो को पॉज करके इस टेक्स्ट को बहुत ध्यान से पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, और हम लोग इसके की फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर प्रियम्बल के फीचर्स क्या हैं। तो अगर हम की फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला है सोर्स ऑफ अथॉरिटी। प्रियम्बल हमें यह बताता है कि संविधान का सोर्स ऑफ अथॉरिटी, संविधान को ये जो ताकत मिली हुई है ये कहां से मिली है। इसीलिए प्रस्तावना यानी प्रियम्बल की शुरुआत होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया। संविधान जो है यानी उसकी शुरुआत होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी उसको जो ताकत मिली हुई है वो ताकत मिली हुई है उसको उसके लोगों के द्वारा दी गई है। वो ताकत उसको उसके लोगों ने प्रोवाइड कर रखी है। ये संविधान की सबसे बड़ी ताकत है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। यानी ये संविधान किसी बाहर के व्यक्ति ने हिंदुस्तान के ऊपर नहीं थोपा है, ये संविधान लोगों ने खुद अपने आप को दिया है। मैंने अपने आप को गिफ्ट दिया है, लोगों ने संविधान का गिफ्ट अपने आप को दिया है। तो इसलिए इसकी जो ताकत है वो पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई है। दूसरा है नेचर ऑफ द स्टेट। ये हमें ये बताता है कि हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो देश है, उसकी नेचर क्या है। उसकी नेचर में सबसे पहली चीज आती है सोवरेन। भारत अब एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और अपने फैसले खुद ले सकता है, और इंटरनली और एक्सटर्नली उसे किसी से भी कोई सलाह मशवरा करने की जरूरत नहीं है। हमने पिछले वीडियो में ये डिस्कस किया था कि भारत जो है अब डोमिनियन स्टेटस नहीं है। भारत किसी प्रकार का डोमिनियन स्टेटस नहीं है। भारत अब कंप्लीट इंडिपेंडेंट कंट्री है, कंप्लीट इंडिपेंडेंट। पहले भारत का जब संविधान बनने की बात हुई थी तो अंग्रेजों ने हमें डोमिनियन स्टेटस का प्रपोजल दिया था। आपने ये भी देखा है कि 1947 से लेकर 1950 के बीच में हम लोग डोमिनियन स्टेटस थे। हमारा राजा तब भी इंग्लैंड का राजा था। ऐसे में आप अपने आप को सोवरेन नहीं मान सकते। 1982 तक कनाडा अपने आप को सोवरेन नहीं कह सकता था, लेकिन अब हमारा देश पूरे तरीके से स्वतंत्र है, सोवरेन है। ये इसका मतलब है। दूसरी जो सोच है हमारी, जो नेचर है, वो है सोशलिस्ट। हमारा जो देश है उसका जो संविधान है वो इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करता है, सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करता है। वो किसी ना किसी तरीके से सबको बराबरी लेकर आना चाहता है। सोशलिस्ट का मतलब ये है कि हमारे देश की जो सरकार है वो लोगों के वेलफेयर के प्रति काम करती है, लोगों को मिलाकर, लोगों के इकोनॉमिक उनकी प्रॉब्लम्स को सुनकर उसे संभालने की, उसे समझने की और उसका निवारण, उनकी प्रॉब्लम्स का निवारण करने की कोशिश करती है हमारे देश की सरकार। इसलिए हमारे देश की सरकार को हम एक वेलफेयर गवर्नमेंट या फिर एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट कह सकते हैं।
तीसरा हमारा प्रिंसिपल है सेकुलर प्रिंसिपल, यानी कि हमारे देश का कोई अपना धर्म नहीं है। जैसे पाकिस्तान का धर्म इस्लामिक है या सऊदी अरब एक इस्लामिक कंट्री है, हमारे देश का कोई धर्म नहीं है। हमारा देश पूरे तरीके से सेकुलर कैटेगरी के अंदर आता है। और वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर कई जगह पर सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि स्टेट यानी देश किसी भी धर्म में नहीं मानता, लेकिन हमारा देश ऐसा नहीं है। हमारे देश के सेकुलरिज्म का मतलब है कि हमारे स्टेट का कोई धर्म नहीं है। दूसरी बात, हम सब धर्मों में मानते हैं। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आपको छोटे बच्चों की जो स्कूल की डायरी होती है उसमें मिल जाएगा। स्कूल की डायरी के अंदर ये लिखा हो सकता है कि कोई भी बच्चा स्कूल में सिर पर टोपी पहनकर या सिर को कवर करके नहीं आएगा, लेकिन एक्सेप्शन है कि सरदार बच्चे ये काम कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि भारत में जो स्कूल है वो इस बात को मानता है कि क्लास के अंदर सिख बच्चा भी पढ़ सकता है और हिंदू बच्चा भी पढ़ सकता है। इसका मतलब यह है कि हमारा स्टेट सिखिज्म को रिकॉग्नाइज करता है। लेकिन दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां शायद बच्चों की डायरी में यह लिखा हो कि कोई भी बच्चा सिर के ऊपर कुछ भी पहनकर नहीं आएगा, और इसमें सब धर्म इंक्लूडेड है, मतलब कोई भी बच्चा पहनकर नहीं आएगा। यहां पर हमारा देश जो है वो सेकुलरिज्म है। फिर अगली बात है डेमोक्रेटिक। हमारा देश एक डेमोक्रेटिक देश है, यानी पे कि भारत में जो सरकार बनती है वो सरकार लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। भारत एक रिपब्लिक भी है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। रिपब्लिक का मतलब मोनार्की से बिल्कुल अलग होता है। मोनार्की के अंदर क्या होता है कि जो देश का हेड ऑफ द स्टेट होता है या राजा होता है, प्रिंस होता है, वो बाय बर्थ डिसाइडेड होता है। लेकिन रिपब्लिक के अंदर ऐसा नहीं होता है। रिपब्लिक के अंदर देश का जो हेड होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है, वो किसी न किसी प्रकार से लोगों द्वारा चुना होता है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। तो भारत इसलिए एक रिपब्लिक कंट्री है क्योंकि हमारा हेड ऑफ द स्टेट यानी कि हमारा जो प्रेसिडेंट है वो लोगों के द्वारा चुना हुआ है। फिर हम बात करते हैं कि हमारा जो प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स भी बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। नेचर के बाद ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हमें जस्टिस लेकर आनी है, यानी हमें न्याय लेकर आना है। न्याय किस प्रकार का होना चाहिए? सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक तौर पर, ये सब तरह का न्याय जो है हमारे देशवासियों को मिलना चाहिए, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज को इंश्योर करता है। दूसरा है लिबर्टी। हमारा देश लिबर्टी इंश्योर करता है। लिबर्टी का मतलब आजादी। किस किस्म की आजादी? सोचने की आजादी, अपने आप को एक्सप्रेस करने की आजादी, और अपना कोई भी धर्म अडॉप्ट करने की और उसे मानने की आजादी। ये हमारा देश जो है वो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है। तीसरा, हमारा देश जो है उसका कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है इक्वालिटी। इक्वालिटी का क्या मतलब है? इक्वालिटी का मतलब है कि सब बराबर रहने चाहिए। एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि हमें इक्वालिटी इंश्योर करनी है, लेकिन उसका असली मतलब होता है कि हमें इक्विटी इंश्योर करनी है। इक्विटी और इक्वालिटी में क्या फर्क है? इक्विटी का मतलब है कि जिसके पास कम है उसे ज्यादा दिया जाए और जिसके पास ज्यादा है उसे कम दिया जाए, ताकि इक्वालिटी को अचीव किया जाए। अगर देश में लोग अनइक्वल है और सबको बराबर बराबर बांट दिया जाए तो इनइक्वालिटी बनी रहेगी, जिसमें जो फर्क है वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन इक्विटी का मतलब है कि अगर कम वाले को ज्यादा दिया जाए और ज्यादा वाले को कम दिया जाए, इसको असली इक्वालिटी बोलते हैं। यही असली इक्वालिटी है। इसलिए हम इक्विटी के जरिए इक्वालिटी को इंश्योर करने की कोशिश करते हैं। हमारा संविधान इसीलिए रिजर्वेशंस की भी बात करता है। हमारा संविधान जो है इक्वालिटी के अंदर रिजर्वेशंस की बात करता है, क्योंकि वो एक्चुअली में इक्विटी को अपना फोकस मानता है। अगला जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो है फ्रेटर्निटी, भाईचारा। अलग अलग धर्मों के लोग, समाज के अलग अलग तबके से आए हुए लोग बहुत आसानी से, बड़े प्यार से हमारे देश में रह सकते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस तरीके से डिजाइंड है कि किसी भी रहने वाले को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो इंडिविजुअल लेवल पर और डिग्निटी को मेंटेन करते हुए हर व्यक्ति जो है हमारे देश में आसानी से रह सकता है, अपने धर्म का पालन कर सकता है, अपनी जात का पालन कर सकता है, और अपने जेंडर को मानते हुए भी वो हमारे देश में सुखी सुखी रह सकता है। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रियम्बल है उसमें यह भी लिखा हुआ है कि हम लोग
कब क्या चीज अडॉप्ट कर रहे हैं। एडॉप्शन की डेट उसमें लिखी हुई है कि हमने इसको अडॉप्ट किया था 26 जनवरी 1949 को, और इसको एक्चुअली में हमने इम्प्लीमेंट कब किया था, 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान जो है उसको इट केम इनटू इफेक्ट, मतलब लागू किया था। कुछ मामलों के अंदर, कई मामलों के अंदर अब तक प्रियम्बल के ऊपर कुछ कुछ केसेस हो चुके हैं, जिसका कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कई बार उसके ऊपर कुछ फैसले दिए हैं। आइए उनके बारे में डिस्कशन करते हैं कि जुडिशरी का हमारे प्रियम्बल के बारे में क्या कहना है। जुडिशरी का ये कहना है कि जो प्रियम्बल में लिखी हुई बातें हैं उनके ऊपर आप कोर्ट में कोई केस फाइल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्रियम्बल के अंदर किसी की भी कोई ड्यूटी मेंशन नहीं है या किसी के कोई राइट्स मेंशन नहीं है। इसीलिए आप अपने अधिकारों को लेकर, प्रियम्बल में लिखी हुई किसी बात को लेकर आप कोर्ट पे केस फाइल नहीं कर सकते। जैसे यहाँ इक्वालिटी लिखा हुआ है या ये फ्रेटर्निटी लिखा हुआ है, यहाँ पर ये बातें लिखी हुई हैं, बट ये एक सत्संग की तरह है। इन बातों का ये मतलब नहीं है कि आप कोर्ट में केस फाइल कर देंगे, जी मेरे को बराबरी पर नहीं रखा जा रहा है, मेरे को ये नहीं है वो नहीं है। उसके लिए आपको फंडामेंटल राइट्स की जरूरत पड़ेगी। आप प्रियम्बल के बेसिस पर कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि प्रियम्बल का यूज कब होगा, जब कॉन्स्टिट्यूशन के कोई दो प्रोविजंस आपस में झगड़ रहे होंगे। सपोज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई एम्बिग्विटी आ जाती है, कोई प्रोविजन है जिसका मतलब नहीं समझ में आ रहा, तो ऐसे समय में प्रियम्बल को देखकर यह समझा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स जो हैं उन्होंने क्या सोचा होगा और एम्बिग्विटी को रिजॉल्व किया जा सकता है। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबारी यूनियन केस 1960 में कही थी। उसने कहा था कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों के दिमाग की चाबी है, और इसीलिए अगर कभी फंस जाओ तो प्रियम्बल को ध्यान से पढ़कर देखो, हो सकता है आपको यह पता लग जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाला इस जगह पर क्या कह रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन का इंटेग्रल पार्ट नहीं है प्रियम्बल। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, लेकिन बाद में अपने फैसले को बदलते हुए 1973 के हिंदुस्तान के, आजाद हिंदुस्तान के सबसे बड़े केस, केशवानंद भारती केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक अभिन्न अंग है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है प्रियम्बल, और इसको कॉन्स्टिट्यूशन से अलग नहीं किया जा सकता। LIC केस 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इसी बात को फिर से रिपीट किया था कि हाँ, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का एक अभिन्न अंग है। अगर हम कुछ अमेंडमेंट्स की बात करें आजादी से लेकर अब तक, क्या प्रियम्बल में कभी कोई अमेंडमेंट हुए हैं, तो हाँ जी बिल्कुल हुए हैं। प्रियम्बल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भारत का जो है वो लागू हुआ था। उसमें सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये तीन शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, ऐड किए गए थे ये तीन शब्द प्रियम्बल के अंदर। इन वर्ड्स का मतलब हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर हमें क्रिटिसिज्म करना हो अपने प्रियम्बल का, तो वो ये है कि पहली बात तो ये कि ये नॉन जस्टिसिएबल है, यानी प्रियम्बल के बेसिस पर आप कोर्ट में कोई केस फाइल नहीं कर सकते। तो हम ये कहते हैं कि जब आप कोर्ट में ही नहीं जा सकते तो प्रियम्बल में जो बातें लिखी हैं उसका मतलब क्या रह जाता है, ठीक है। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि प्रियम्बल का मतलब यह है कि अगर कभी एम्बिग्विटी हो, अब कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन का मतलब समझ में ना आ रहा हो, तो ऐसे समय में हमें प्रियम्बल की जरूरत पड़ सकती है। और दूसरी बात जो क्रिटिसिज्म में आती है वो है कुछ टर्म्स जैसे कि सोशलिस्ट, सेक्युलर, इनकी इंटरप्रिटेशंस बहुत वाइड है। कुछ स्पेसिफिक नहीं कहा जा सकता कि सोशलिस्ट का एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन क्या मतलब निकाल रहा है, ये सेकुलरिज्म का एक्चुअली में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या मतलब निकाल रहा है, क्या कहना चाहता है। ये पूरे तरीके से कोर्ट की इंटरप्रिटेशंस के ऊपर आधारित है। कोर्ट जो बात कह देगा हमें वही बात माननी पड़ेगी। तो ये हमारा लेक्चर था आज प्रियम्बल के बारे में। दोस्तों अगर आपने कोई डिस्कशन करना हो या कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया, अगर लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।